वेलकम टू गूगल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं एचसीएस का पेपर आपका अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो गूगल आईएएस की तरफ से 5 क्वेश्चन आ डे की सीरीज चला रखी है। वो अपने हर क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट करना है और समझना भी है, राइट। क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है एक्सप्लेनेशन से ही आपके क्वेश्चन बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। पूछा गया है, भारत के संवैधानिक इतिहास में 1935 में भारत सरकार अधिनियम में अपनाए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थायी घटक नहीं है? इनमें से घटक नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहला बना था जिसने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहीं ना कहीं प्रांतों में जो पहले डायरची के नाम पे धोखा दिया गया था, अब असल में एक सेल्फ गवर्नेंस की नींव रखी, क्योंकि 1937 में चुनाव किए गए, राइट। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना है जिसने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको प्रमाणित किया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना है जिसने फेडरल कोर्ट की स्थापना करी। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयों की जीत थी। और याद रखिएगा, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनता है जो एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाता है जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारा संविधान सभा जो संविधान बना रही थी उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 में उन्होंने संविधान बना के रखा। इतना समय लगा, इसीलिए हम कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसी के बीच ये संविधान सभा जब संविधान बना रही थी, इसी के मध्य 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसके पश्चात अब हमें चाहिए था संविधान। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को हमने एक अस्थायी प्रोविजनल संविधान की भूमिका दी। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा? अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, बिल्कुल, ये पहले ही समझ में आ गया, ये नहीं था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये था, राइट। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधित्व, ये था, क्योंकि तभी इलेक्शन होने वाले हैं 1937 में। एक संघ की योजना पर विचार करना, ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नामांकन, ये भी था। नामांकन ज्यादातर ये मैंने बताया था ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ के लिए निर्वाचित ब्रिटिश प्रोविंस और मनोनीत प्रिंसली स्टेट। तो ये वाला नहीं था, राइट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखिए पहली बार उठी थी, उठ तो कब से रही थी, पर इसको पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब माना गया? अगस्त ऑफर के द्वारा, अगस्त ऑफर 1940। देखिए, एक अगस्त की घोषणा है, एक अगस्त का प्रस्ताव है। अगस्त की घोषणा मतलब अगस्त डिक्लेरेशन, ये हुआ था 1917 में। मैं लिख देता हूं, अगस्त डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, डिक्लेरेशन ये था 1917 का, जो मॉन्टेग्यू द्वारा दिया गया था, जिसमें यह वादा किया गया था कि प्रांतीय स्तर पे कहीं ना कहीं एक होम रूल जैसा प्रावधान दिया जाएगा, एक सेल्फ गवर्नमेंट जैसा प्रावधान दिया जाएगा, जिसे 1919 के अधिनियम में दिया गया डायरची के रूप में। हालांकि वो एक धोखा था, पर कहीं ना कहीं डायरची आई प्रोविंस में। तो ये अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त की घोषणा थी 1917 की, किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू द्वारा। और एक अगस्त ऑफर है, अगस्त ऑफर है आपका, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। यह हुआ था 1940। इसको दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, लिनलिथगो ने दिया था, जिसमें ये काफी शर्तें मानी गई इस प्रस्ताव में। और ये प्रस्ताव में एक बहुत ऑफर में से एक ऑफर यह भी था कि भारत की एक संविधान सभा गठित की जाएगी जो भारत के संविधान को लिखेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये तो अगस्त ऑफर में हुआ, और अगस्त ऑफर के बाद आपको पता है 1940 में हुआ। इसी उपलक्ष्य में भारत में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जो कहीं ना कहीं फेल था। इसी के बाद हमें कैबिनेट मिशन दिखता है 1946 में, जो कहीं ना कहीं सफल हुआ, राइट। और भारत को उसका एक संविधान सभा मिली। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये मैंने बताया आपको, तो राइट आंसर है। 1935 में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं था। 1940 अगस्त ऑफर जो लिनलिथगो द्वारा किया गया था, वहां पर यह था। उसी उपलक्ष्य में 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन, पर यह फेल था। फिर 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर, मुख्य विशेषता ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं है, नॉट, नहीं है, नॉट। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ये था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया। तो ये सही होने के बावजूद क्या हो जाएगा? गलत। रेजिडुअरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये गलत था। तो यानी कि ये सही हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं कि क्वेश्चन गलत पूछा गया है।
तो जो गलत है वही तो सही होगा, गलत के लिए गलत ही सही होता है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं अवशिष्ट विषय के बारे में, जैसे आज वर्तमान में जो अवशिष्ट विषय हैं वो कहां पर हैं, वो उसके पास शक्ति है, उसको कौन डील करेगा, वो करेगी पार्लियामेंट वर्तमान के हिसाब से। पर उस समय क्या था कि जो अवशिष्ट आपके जो विषय हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट हैं, वो जाएंगे वाइसरॉय के पास, ना ही वो केंद्र की विधानमंडल के पास जाएगा उस समय की, और ना ही वो प्रांतों के विधानमंडल के पास जाएगा उस समय का। यानी कि जो विशिष्ट होंगे, जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट होंगे, वो किसके पास जाएंगे, वाइसरॉय के पास। तो ये राइट आंसर इज बी, राइट। आगे देखते हैं, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन, अस्थायी संविधान के रूप में काम किया इसने, राइट। तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया है आपको, याद रखिएगा 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, 70% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमारे संविधान में लिया गया है, संविधान में लिया गया है। तो इट इज मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इट गेव द इंडिपेंडेंस नहीं है, तो 1947 वाले एक्ट ने दिया है। इट एनविसेज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, नहीं, वो 1947 ने किया है। इट एबॉलिशेस द नेटिव स्टेट, नहीं। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। बर्मा, देखिए ऐसा है, बर्मा भारत पहले एक ही कॉलोनी में आ जाता था, और देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है 1939 से 1945 जो चला भी था। तो 1937, इससे पहले के जो 2-3 साल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ब्रिटिशर्स ने हमेशा ध्यान दिया है कि भारत को तोड़ने का ही प्रयास किया है, क्योंकि मास मूवमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम बदल देते हैं। तो मास को तोड़ने का सिंपल सा तरीका होता है कि क्षेत्र में विभाजन कर दो, राइट, क्षेत्र में विभाजन कर दो। तो इसीलिए क्या है, इसमें जो राइट आंसर है, यहाँ पर जो सेपरेशन किया गया था बर्मा का, ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कुछ होने वाला है। गर्मी तो हो रही थी दूसरे विश्व युद्ध की, क्योंकि पहले ही हमें पता चल जाता है युद्ध होने से पहले। इसीलिए आपने देखा होगा आपके अनुच्छेद 352 में क्या लिखा हुआ है, एक एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन हमेशा वो स्थिति होती है जो युद्ध से पहले की होती है, कभी वो 5-5 साल पहले भी समझ में आ जाता है, राइट। तो ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1935 में इंडिया से सेपरेट किया गया बर्मा को। इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वॉज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन इन द ईयर 1937। मैंने कहा था ना कि किस तरह से प्रांतों में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये दिखता है कि प्रांतों को अब कहीं ना कहीं एक निर्वाचित सरकार मिलने वाली है भारतीयों की। तो इसीलिए इसमें इलेक्शन हुए थे 1937 में, और रिजल्ट क्या आ रहा है, उस समय कुल 11 प्रांत थे, कुल 11 प्रांत। उसमें से अगर आप देखेंगे कि वहां पर कांग्रेस जो है कितने में बहुमत लेके आई, 5 में, 5 में उसका पूर्ण बहुमत था। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, ये था आपका मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, और एक है आपका सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। बेरार जो कि आज महाराष्ट्र में आता है, तो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। तो कितने हो गए, 5। देखिए, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार और सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, ये 5 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाई। बाकी में कोलिशन से सरकार बनाई उन्होंने, जैसे एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी, वहां पर कोलिशन द्वारा। यहाँ पर खान साहिब ने मदद करी थी, खान साहिब ने कांग्रेस से जोड़कर सरकार बनाई, खान साहिब। और दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा में गठबंधन वाली सरकार बनी। तो पूर्ण बहुमत सरकार आइन से लेकर आई है 5 प्रांतों में, परंतु सरकार बनाने में सक्षम रही है 7 प्रांतों में, 7। अब आसाम में देखिए, आसाम में इनिशियली तो कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, पहले चरण में तो सरकार नहीं बना पाई, और बाद में हमें दिखता है कुछ समय के पश्चात यहां पर सरकार बनाने में कांग्रेस सफल रही, 8। यानी कि इवेंचुअली हमें 8 प्रांतों में, इवेंचुअली अंत में हमें क्या दिखता है, 8 प्रांतों में सरकार किसकी दिखती है, कांग्रेस की, जिसमें से 5 में तो बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा और बाद में असम में क्या है, मिलीजुली सरकार, मिनिस्ट्री बनाने में सक्षम रहे। तो अगर इवेंचुअली देखेंगे, अंत में देखेंगे, तो 8 आउट ऑफ 11 में कांग्रेस क्या बना पाई, अपनी सरकार, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसका आंसर राइट क्या है, 11, 9, 6। अच्छा, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, देखिए इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, राइट। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अगर 7 भी होता तो हम उसे राइट कर देते, क्योंकि मैंने कहा ना आसाम में तो बाद में बनी, 7 में तो बना पाए वो, 5 में पूर्ण बहुमत, 2 में मिलीजुली सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, परंतु यहाँ पर ना 7 दे रखा है ना 8 दे रखा है, राइट। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है गलत हो गया है। तो ये देयरफॉर नो ऑप्शन इज स्ट्रिक्टली करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको बता भी रखा 8, इवेंचुअली 8 है, ठीक है, जैसे आसाम वाली मैंने बात बताई आपको। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिविल्स में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आपके समक्ष लाए जा रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी अनुभव है
जो भी मेरा अनुभव है उसके द्वारा मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। तो आइए बात करते हैं हरियाणा HCS का ये कोर्स कितने का ऑफर आपको किया जा रहा है। प्रीलिम्स कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये मात्र आपको ऑफर किया जा रहा है 4,999, जो पहले की 9,999 का था। 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आगे देखिए, केवल टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की वो मात्र आपको पड़ेगी 1,499। और यहां पर देखिए कि यहां पर आपको समझना है, जो एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर आपने टेस्ट सीरीज कितनी देखी, 1,499, राइट। तो मुझे उम्मीद है HCS की तैयारी आप फटाफट शुरू करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, और जो भी हम आपको बता रहे हैं आपने उसको फॉलो करना है और अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी हमें दिखानी है। फिर देखिए सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका होना तय है। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद।